यस सर, आ रही है। ओके, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था प्लेटो के बारे में, आप लोगों का कोई उसमें से क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको ना समझ आई हो? किसी और का यहाँ पे सबको समझ आ गई थी जी? इसके टॉपिक में आपने ये किस बुक से पढ़ा है? ठीक है, मैंने जूड हर्मन में बेसिकली ना इसकी जो बेसिक थ्योरी ऑफ फिलोसफी है, थ्योरी ऑफ फिलोसफी कह रहा हूँ, जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, फिलोसफी ऑफ आइडियल स्टेट है, ये ज्यादा इन पे फोकस है। लेकिन ये जो मैंने आपको पढ़ाई है दो, एलेगरी ऑफ केव और थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो इसमें होगा। हाँ, तो वो मैंने आपको वो और ये पढ़ाया है। वो एलेगरी ऑफ केव इजीली पढ़ाया था, वो नहीं है बुक में, तो वो मुझे था कि इम्पोर्टेंट है, पर ये आती होती है पेपर में। अच्छा, अब हमने इसकी पढ़नी है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अनम, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? अगर नहीं तो फिर काइंडली अपना माइक ऑफ कर लो। चाहिए? ये लो। अब प्लेटो ने जो बात की थी अबाउट द स्टेट, तो एक चीज हमने इसका जो मेजर एम्फेसिस था, मैंने आपको बताया था कि वो किस चीज के ऊपर है, आइडियलिज्म के ऊपर। आइडियलिज्म में आइडियल स्टेट और आइडियल रूलर या फिलोसोफर, और वो कौन होगा? फिलोसोफर किंग। ठीक है। अब फिलोसोफर किंग कैसे बनता है, और फिलोसोफर किंग को हम एक आम सोसाइटी में से कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस, उसका प्रोसीजर प्लेटो ने बताया विद हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ठीक, उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर एजुकेशन इज नेसेसरी टू ब्रिंग हार्मनी। और वो जो आइडियल स्टेट थी प्लेटो की, उसका क्या नाम था? द रिपब्लिक। तो जब हार्मनी आपको चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो आपको सबसे ज्यादा जो एम्फोसिस करना है वो किस चीज पे करना है? एजुकेशन पे। अब दो काम करने होते हैं एजुकेशन में। नंबर वन फंक्शन होता है एजुकेशन का सिलेक्शन, और नंबर टू होता है ट्रेनिंग। सिलेक्शन और ट्रेनिंग किसकी? सिलेक्शन और ट्रेनिंग किसकी करनी है? फिलोसोफर किंग की। उस आम सोसाइटी में से हमने पहले तो निकालना है कि कौन फिलोसोफर किंग बनने के लिए क्वालिफाई करता है, और फिर जब हम उसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया निकाल लेते हैं तो हम उसको ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जिस तरह हम लोग एफएससी के बाद एंटी टेस्ट होता है, तो या मेडिकल का भी होता है और इंजीनियरिंग का भी होता है, तो इसके बाद क्या होता है कि दे आर सेलेक्टेड with the procedure of entrance test
और आफ्टर दैट दे आर ट्रेन्ड। तो इसी तरह का एक सिस्टम प्लेटो ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें 2 लेवल्स थे एजुकेशन के, एक था एलिमेंट्री एजुकेशन, यस, और एक था हायर एजुकेशन। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो इसकी 3 सब स्टेजेस थी। ये फॉर एग्जांपल 2 स्टेजेस है या 2 लेवल्स हैं एजुकेशन के, और फिर एलिमेंट्री एजुकेशन की 3 आगे सब स्टेजेस हैं। उसमें उसने फर्दर क्लासिफाई किया कि 3 से 6 साल के बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, 7 से 18 साल के बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, और 18 से 20 साल तक बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। तीन से 6 साल के बच्चों को आपको पढ़ानी चाहिए मिथ्स, मिथोलॉजिकल स्टोरीज, और इनको थोड़े सा जो आपने मजीद ट्रेन करना है वो रिलीजियस मॉरल्स पे करना है, रिलीजियस मॉरल वैल्यूज पे। फिर 7 से 18 साल के बच्चों को रीडिंग सिखानी चाहिए, राइटिंग, पोइट्री, म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद इनको जिम्नास्टिक्स सिखाने चाहिए, इनको स्टेट क्राफ्ट कैसे चलाना है, हाउ टू बी अ रूलर, ठीक। ये 3 प्राइमरी लेवल्स हैं कि बच्चों को 3 से 6 साल तक ये सिखाना चाहिए, 7 से 18 साल तक ये, और 18 से 20 साल तक ये। फिर 20 साल की उम्र में एक होगा एलिमिनेटिंग टेस्ट, वो जस्ट लाइक योर एंट्री टेस्ट, कि जो उसको क्वालिफाई करेगा वो आगे ट्रेनिंग में जाएगा, और जो क्वालिफाई नहीं करेगा वो दोबारा से उसको जो चीजें कम है उसकी उसको ट्रेन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। अब उस एलिमिनेटिंग टेस्ट में जो लोग पीछे रह जाएंगे, जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो तो आगे ट्रेनिंग का पार्ट बन जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो क्या बनेंगे। 3 मैंने चीजें आपको बताई थी ना उस दिन, क्या क्या बनते हैं। नंबर 1 गार्डियंस, ऑक्सिलरीज और प्रोड्यूसर्स। अब एजुकेशन का ताल्लुक मेनली सिर्फ इन 2 क्लासेस से आता है, इनके साथ तो उसने कोई एजुकेशन को अटैच ही नहीं किया, ठीक। अब जो लोग ये एलिमिनेटिंग टेस्ट पास कर जाएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे गार्डियंस बनने के लिए, जो नहीं करेंगे वो क्या बन जाएंगे, ऑक्सिलरीज। मतलब उनको एक लोअर लेवल का काम सौंप दिया जाएगा, उनसे हाई लेवल का काम नहीं लिया जाएगा। तो लो रैंक्ड सोल्जर्स या वॉरियर्स वो बन जाएंगे, और जो इंटेलेक्चुअली हाई होंगे वो किस काम को सीखेंगे, स्टेट्स क्राफ्ट। और फिर हमने इसको जो फर्दर ये जो आपकी हायर एजुकेशन है इसको भी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, एक 20 से 30 और एक 30 से 35। जब 20 से 30 वाली फेज है इसमें इनको अब सिखाया जाएगा मॉडर्न नॉलेज है, मैथमेटिक्स और
लॉजिक, इनको ये सिखाई जाएगी। सर ये किनको सिखाई जाएगी? जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे इस एलिमिनेटिंग टेस्ट को 20 इयर्स के बाद, तो फिर उसके बाद दो स्टेजेस में, पहली स्टेज है 20 से 30 इयर्स तक की और दूसरी है 30 से 35 इयर्स तक की। तो पहली जो स्टेज है 20 से 30 इयर्स तक की, उसमें उनको मैथमेटिक्स, लॉजिक, मॉडर्न जो साइंसेज है वो सिखाई जाएंगी। फिर इस जगह पे दोबारा एक एलिमिनेटिंग टेस्ट होगा, और जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो इस फेज में चले जाएंगे, जो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो हाई रैंक सोल्जर्स बन जाएंगे। यहां पे ये लो रैंक सोल्जर्स बन रहे थे, यहां पे ये हाई रैंक सोल्जर्स बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे दोबारा वो ऑक्सिलरीज ही, जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे 30 इयर्स के बाद भी। और जो क्वालिफाई उसके लिए कर जाएंगे तो अगले 5 साल उनकी फिर ट्रेनिंग होगी, जिसमें उन्हें जो 5 साल की ट्रेनिंग है उसमें सिविल प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, कि उन्हें जंग लड़ना भी सिखाया जाएगा, उन्हें रूलर किस तरह उठता है, किस तरह बैठता है, किस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करता है, उसे ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो आप यूं समझो कि 5 साल तक इनको ये सिखाया जाएगा। बाय द टाइम दे रीच 35 से 15 इयर्स तक उनकी अप्रेंटिसशिप होगी। अप्रेंटिसशिप से मुराद आप यूं समझो कि इंटर्नशिप होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी, और फिर उनमें से जो हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, जो इनमें से, उसको फिलोसफर किंग बना दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर बताया हमें प्लेटो ने। ये एक्सक्यूज मी इतनी, जी जी सर, ये 30 to 35 वाला जरा दोबारा। यार 30 to 35 क्या होगा कि 20 से 30 जब उन्हें मैथ्स और लॉजिक सिखाया जाएगा, 30 इयर्स की एज पे एक टेस्ट होगा दोबारा से। जो लोग उस टेस्ट को क्वालिफाई कर देंगे वो आगे फर्दर ट्रेनिंग में चले जाएंगे, जो उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे वो दोबारा, जिस तरह ये 20 इयर्स के टेस्ट के बाद लोग आए थे ना और लो रैंक सोल्जर्स बने थे, ऑक्सिलरीज बने थे, अब अब ये हाई रैंक 30 इयर्स के टेस्ट के बाद भी लोग सोल्जर्स यानी कि ऑक्सिलरीज बनेंगे, लेकिन हाई रैंक सोल्जर हाई बनेंगे। रैंक। ठीक ठीक ठीक। ठीक हो गया। राइट सर। ये बुक्स की आफ्टर डिटेल से 30 इसकी वो ईयर नहीं है ब्रेकडाउन के ये। जी 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 जी, दोबारा टेस्ट होगा। 30 to 35 में ये होगा कि 30 इयर्स तक आप पहुंच गए, 30 इयर्स पे आपका होगा टेस्ट। जब आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर, तो आपकी फर्दर जो फिलोसफर किंग्स और वो जो इंटेलेक्चुअल्स की ट्रेनिंग है उनके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। जो क्वालिफाई नहीं करेंगे वो वापस चले जाएंगे ऑक्सिलरीज में, बट ऑब्वियसली दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ दीज पीपल, तो उनको लो रैंक सोल्जर्स नहीं, उनको हाई रैंक सोल्जर्स बनाया जाएगा। 30 to 35 इयर्स में आपको सारी की सारी ट्रेनिंग होगी, किस चीज की? आपको सिविल मिलिट्री इंगेजमेंट सिखाई जाएंगी। 35 इयर्स के बाद 35 to 50 प्रॉपर आपको स्टेट क्राफ्ट, हाउ टू बी अ रूलर, हाउ टू बी अ फिलोसफर, एम्फेसिस ऑन द फिलोसफी के चीजों को डिफरेंट एंगल से कैसे देखना है, ये चीज सिखाई जाएगी। और आफ्टर 50 इयर्स यू विल बी मेड फिलोसफर किंग या रूलिंग गार्डियन। अब क्लियर है? मैं आप लोगों को बता रहा था कि बुक्स में इस तरह से इतना डिटेल में और इतना ज्यादा
ब्रेक करके इस एजुकेशन की थ्योरी को नहीं, मोस्टली सिर्फ इन स्टेजेस को बताया हुआ है। इसके आगे वाली स्टेजेस या एलिमिनेटिंग टेस्ट शायद आपको नहीं मिलेंगे, तो ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिर ये आपको अलग से करा दी थ्योरी। It means that sir के after 50 years ही philosopher king बन सकते हैं। 50 साल से पहले philosopher king वो नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना कि एजुकेशन बेसिकली इज द रूट, जिसको प्लेटो ने कहा कि इट इज द पाथ थ्रू व्हिच अ फिलोसोफर किंग इज फर्स्ट सिलेक्टेड। तो 30 इयर्स के बाद फिलोसोफर किंग के, वरना उससे पहले जो लोग नॉर्मली लोग हैं ना, काफी सारी स्क्रूटनी चाहिए होती है, तो उसके बाद प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होगी, पहले 5 साल की, फिर 15 साल की, और फिर जाके वो फिलोसोफर किंग बनेंगे। तो 50 ईयर से पहले आप नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब ये ऑब्वियस सी बात है, फिलोसॉफिकल एक कॉन्सेप्ट है, इसमें चीजें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे, लेकिन हमारे पास जिस तरह से फिलोसफी पहुंची है वो इसी तरह ही है। ओके सर। जी, इधर से कौन पूछ रहा था? इस कॉन्सेप्ट से मैं भी इसकी जब आपको लेगेसी पढ़ाऊंगा तो फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होके बहुत सारी जो डायनेस्टीज बनी हैं, जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं, वो सारे के सारे अपने आप को फिलोसोफर किंग ही समझते हैं। जो मिलिट्री डिक्टेटर्स होते हैं, साइरस द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ये लोग जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझते आए हैं, वो इसी प्लेटो की फिलॉसफी से ही इंस्पायर होकर समझते हैं। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वो है। ठीक है, अच्छा, अब एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट, ये समझ आ गया? यस सर। अब एक कॉन्सेप्ट है प्लेटोस थ्योरी ऑफ कॉम्युनिज्म। कम्युनिज्म की जो प्लेटो की थ्योरी है, ये रिमेंबर वन थिंग, जो कम्युनिज्म हम नॉर्मल अपने सोशल सेटअप में पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, ये वो कम्युनिज्म नहीं है जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेटो का कम्युनिज्म है, इसमें ये होता है कि सिर्फ 2 चीजों के बारे में है। 2 चीजों के बारे में ऐसे है कि इट इज अबाउट communism of wives and second is communism of property. अब जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें ये कहा कि जो गार्डियन एंजल होता है, जो फिलोसोफर किंग होता है, फिलोसोफर किंग कैन नॉट ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। सर इसमें कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन पे नहीं था कि जो बच्चे हैं वो सारी स्टेट के बच्चे? कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स है, जो बच्चे हैं वो सारी स्टेट के बच्चे, ये एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। वो असल में जब मैं आपको कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह कहा जाता है।
कि जो फिलोसफर किंग है ही शुड नॉट ओन एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करेगा तो उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी है, जो उसका फोकस है, वो अपनी जो सब्जेक्ट्स और मासेस हैं, अपने लोग हैं, उनसे हटके प्राइवेट प्रॉपर्टी की एक्विजिशन पे लगा रहेगा। तो ही शुड बी ड्रिवन बाय द सिविक सेंस, कि उसको सिर्फ और सिर्फ सारा दिन ये सोचना चाहिए कि मैंने लोगों को रूल कैसे करना है, लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे करना है, लोगों को एजुकेट कैसे करना है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेहतर करना है। उसको ये नहीं सोचना कि मुझे डीएचए में फाइलें कितनी लेनी है। तो ये कम्युनिज्म वो है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट नहीं, वो कम्युनिटी की होनी चाहिए, उसकी अपनी नहीं होनी चाहिए। होता क्या था कि रीजन ये क्यों दी थी प्लेटो ने, क्योंकि जब स्पार्टा ने अटैक किया था एथेंस को, तो उस टाइम पे एथेंस का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज्यादा लेविश था, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज, लोग बड़े बड़े एरियाज को ओन किया करते थे। जब इस तरह का मसला था तो फिर वो हार्ड वर्किंग नहीं थे, वो स्ट्रगल नहीं थे करते। तो इस बेसिस पे वो स्ट्रगल नहीं करते, हार्ड वर्किंग नहीं थे, तो इस वजह से नेग्लिजेंट भी थे। तो अपनी इस नेग्लिजेंस की वजह से वो एथेंस को बचा नहीं सके फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन ऑफ स्पार्टा। तो इस वजह से प्लेटो ने कहा कि अगर एक बंदा इंडिविजुअल वो चाहता है कि वो फिलोसोफर किंग बने, तो उसके पास प्रॉपर्टी कोई नहीं होनी चाहिए, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मॉरल सिविक ड्यूटी होनी चाहिए। अब अगर किसी का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कि अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो कैसे नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या हम ऐसा करें कि उसके पास प्रॉपर्टी ही ना रहे। आप उसका तरीकाकार ये होता है, जो प्रोसीजर होता है कि उसकी जो सैलरी है वो वेरी लो पेड हो, कि वो सिर्फ अपनी मेंटेनेंस के लिए उसके पास गुजर बसर के लिए पैसे हो, उससे ज्यादा ना हो। वो कहीं खाना खाने जाएं तो कॉमन डाइनिंग करें। कॉमन डाइनिंग से मुराद ये है कि वो जो लेविश लाइफस्टाइल है वो चीज ना हो, कॉमन बैरेक्स हो, हाउस छोटा सा हो। तो जो प्लेटो का कम्युनिज्म था ये वाला, ये नॉन मटेरियल कम्युनिज्म था, नॉन मटेरियलिस्टिक कम्युनिज्म, कि इसमें चीजें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें उसका लाइफस्टाइल, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, ये चीज इन्वॉल्व है। यस, कि उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसकी सैलरी कम होनी चाहिए, उसका लाइफस्टाइल नॉर्मल होना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा लेविश रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाना चाहिए, कॉमन फाइन डाइनिंग नहीं करनी चाहिए, कॉमन जगह से खाना खाए, कॉमन घर में रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रमोट करती है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, वो जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसका जो आइडिया है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज प्लेटो ने कही, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। अब जिस तरह प्रॉपर्टी आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसी तरह आपकी अपनी वाइफ भी आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, जो फैमिली है, जो प्रोजेनी है, ये आपकी वीकनेस होती है। आप जब इसके बखेड़ों में पड़े रहते हो, ऐसा ही होता है ना,
कुकिंग करनी है, सफाई करनी है, दही लानी है, सब्जी लानी है, जॉब करनी है, हाउस जॉब करनी है, मास्टर्स करना है, मेहमान आ रहे हैं, ईद का दिन वैसे ही आप लोगों का इंटरनेशनल बर्तन धोने का दिन होता है। तो जब आपके पास आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, तो वो येट अगेन आपके प्राइवेट इंटरेस्ट को रेफरेंस देगी कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर, और वो जो प्रोजेनी है वो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है आपके लिए। फिर आप प्रायोरिटाइज करते हो फैमिली ओवर योर ड्यूटी। किससे रिवाइज करा दें? लाइफ होती है जो आपकी पर्सनल लाइफ है, ये आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देती है कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर, और आपकी जो प्राइवेट लाइफ है ये आपकी वीकनेस बन जाती है। आपकी जो फैमिली है वो आपकी प्रायोरिटी होती है, और आपका जो काम, आपकी सिविक ड्यूटी जो आपने लोगों डिसीजंस लेने, वो आपकी सेकेंडरी ड्यूटी बन जाती है। तो इसलिए जो सेंस ऑफ कोऑपरेशन है, सेंस ऑफ कोऑपरेशन, sense of to have a wife, तो प्लेटो का आइडिया ये था कि अगर वाइफ होनी चाहिए तो वो कम्युनिटी वाइफ्स होनी चाहिए, कम्युनिटी को बिलोंग करनी चाहिए वाइफ्स। मतलब वो मेरी भी वाइफ है, वो इसकी भी वाइफ है, वो उसकी भी वाइफ है, वो उसकी भी वाइफ है, तो इट शुड बी लाइक, ये ऑब्वियसली वो हमें मॉरली ये चीज थोड़ी गलत लगेगी, लेकिन उसका बीच में आइडिया ये था। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्लेटो वाज नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हैविंग ऑफस्प्रिंग्स, हैविंग चिल्ड्रन, मेटिंग, सेक्स, वो इस चीज को प्रमोट करता था, लेकिन नॉट विद एन इंडिविजुअल वन। देखो एक नेचुरल सी बात है कि अगर इफ समवन इज ओनली माय वाइफ, तो वो उसमें सिर्फ मेरा इंटरेस्ट होगा, एंड आई विल ओन एवरीथिंग बिलोंगिंग टू हर। अगर वो मेरी भी है, किसी XYZ की भी है, तो शी इज जस्ट अनदर वुमन फॉर मी। तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कनेक्टेडनेस, वो जो आपकी वीकनेस का एलिमेंट है, इस तरह वो कम हो जाता है। वो जब कम होता है तो आपकी फिर जो सेंस ऑफ सिविक सेंस है, जो आपकी सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, वो सुपरसीड कर जाती है ओवर योर पर्सनल लाइफ। बच्चे होने चाहिए, लेकिन वो आपके नहीं होने चाहिए, वो पूरी कम्युनिटी के बच्चे होने चाहिए। तो आपने करना क्या है कि ये जो कम्युनिटी वाइज है, इनसे जो बच्चे होंगे, अब ऑब्वियसली वो एक बंदे की बीवी नहीं है, वो 100 लोगों की बीवी है, तो यू कैन नॉट डिटरमिन कि वो बच्चा किसका है, बाकी सबका ही हो सकता है। तो फिर वो जो बच्चे हैं वो कम्युनिटी के ही होते हैं। क्योंकि देखो आपकी बीवी एक होगी तो वो आप उसके साथ आपके उसके बच्चे भी होंगे। पहले सिर्फ फैमिली में 2 लोग होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, तो आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती जाएगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिवाइड होती जाएगी। जब आपने उनको ओन नहीं करना तो फिर आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड नहीं होगी। इसीलिए जो बच्चे हैं दे आर ओन, जो बीवियां हैं दे आर ओन बाय कम्युनिटी, और जो बच्चे हैं दे आर ओन बाय कम्युनिटी, यानी कि वो कम्युनिटी चाइल्ड है। और उसने कहा कि ये जो गार्डियंस हैं, अब ऑब्वियसली हम गार्डियंस की ही बात करें, एक मैं आपको बता दूं, ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, ये सिर्फ और सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए, ये ऑक्सिलरीज और प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं है। ठीक, तो जब उसने बात की कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की और कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन की, तो ये उनके सेक्स पार्टनर्स हैं, ये उनकी वाइफ्स फिर ना रही। कि कोई बंदी
3 दिन किसी के साथ रह रही है, 1 दिन किसी के साथ रह रही, 4 दिन किसी के साथ। और उस टाइम पे क्योंकि ये मॉरल सिविक सेंस सोशल कॉन्ट्रैक्ट इतना इमर्ज नहीं हुआ था, तो इट वाज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। ऑल्दो ये चीज कभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाई, जो ये कम्युनिज्म, ये अब इस पे जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो फिर ये बात करेंगे, लेकिन ये प्लेटो का आइडिया ये था। देखा होगा उसने किसी अपने अब्बे चाचे मामे ताए को अपनी उसकी बेगम क्या तो जलील होते हुए, तो उसने कहा होगा कि नहीं होनी चाहिए। अब जो इनके सेक्स पार्टनर्स होंगी, इससे जो इनके बच्चे होंगे, जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, दे आर ओन्ड बाय कम्युनिटी, तो इनको सेपरेट रखा जाएगा। वो जो कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन की आप बात कर रहे थे ना, वो यही थी, क्योंकि वो कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करते होंगे, तो उन बच्चों को सेपरेट रखा जाएगा। उनकी ट्रेनिंग अलग होगी, उनकी एजुकेशन अलग होगी, उनके टीचर्स अलग होंगे, वो अलग तरीके से डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे। तो दे आर ट्रेन्ड टू बिकम फिलोसफर किंग्स। अलग से वो एक कॉन्सेप्ट है ना, हमारे भी है, काफी सारे लोग नहीं करते कास्ट से बाहर शादी, वो यही हमारे अंदर पुराने जो इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे फोर फादर्स में वो चलते आ रहे हैं कि आर्यन रेस है, हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। सैयद नहीं करते, अनाई नहीं, काफी सारे लोग हैं जो नहीं करते कास्ट से बाहर। हालांकि मॉडर्न साइंस तो इस चीज को डिनाई करती है कि आप सेम फैमिली में ना करें शादी, तो बहुत बेहतर होता है बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। उनका जितना ज्यादा जेनेटिक मेकअप चेंज होता रहेगा, उतने ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं, हेल्दी ज्यादा होते हैं। अब जब बच्चे पैदा होंगे तो दे आर ओन्ड बाय कम्युनिटी, और इमीडिएटली उनको कम्युनिटी मतलब वो किसी एक जिस जो उसकी मदर होगी वो उसके पास नहीं रहेगी, कम्युनिटी में प्रॉपर एक नर्सिंग होम्स होंगे जहाँ पे उनकी नर्चरिंग होंगी, फिर उसके ऊपर उनके स्कूल्स होंगे, फिर उनके एजुकेशन लेवल, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है बच्चों को। येट अगेन हमने क्या बनाना है फिर से, फिलोसफर किंग्स। और नर्सरी में उनको वही, एडल्टहुड में उनकी वही फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब छोटे 3 से 6, वो 3 to 6, 6 to, लेकिन वो बिलोंग भी तो फिलोसफर किंग को कर रहे होंगे ना, क्योंकि वो जिस क्लास में से आए हैं वो भी फिलोसफर्स की ही क्लास है, बट प्रोसेस उन्होंने वही रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि फिलोसफर किंग का बेटा ही फिलोसफर किंग बन जाएगा। तो जो चीजें इनहेरिट की मुगल एम्परर्स ने वो यही की कि अपने बच्चों को बनाते रहे विदाउट knowing their capabilities, without knowing whether they are capable of doing that duty or not. एक चीज मैं आपको सिर्फ बता दूं, आइडियल फॉर्म पे हम अरेस्ट, टाइम क्या होगा, चलो अभी तो बहुत टाइम है। ये समझ आई है, ये थोड़ा अजीब है ये कॉन्सेप्ट, मुझे पता है, ये समझने में थोड़ा हमारे वो जो इंस्टिंक्ट्स है वो अजीब लगते हैं कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन अब प्लेटो है, अब क्या कर सकते हैं, कर सकता है वो कुछ भी। ये मिटा दूं? सर इसके ना टीचिंग मेथड में डाइडेक्टिक एंड डाइलेक्ट्रिक मेथड लिखा हुआ था, वो क्या होता है? मैं रुको बताता हूँ आपको, एक मिनट, मुझे सिर्फ ये फॉर्म्स कंप्लीट करने तो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके सर। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स।
प्लेटो ने कहा कि ये जो दुनिया है जो हम देखते हैं, दिस इज आवर विजिबल वर्ल्ड, जो हमें आज इस दुनिया को देख रहे हैं, ये विजिबल वर्ल्ड है, इसमें हर चीज की एक अपीयरेंस है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसकी एक अपीयरेंस है, इस डस्टर की अपीयरेंस है, लैपटॉप की अपीयरेंस है, ह्यूमन बॉडी की एक अपीयरेंस है। इससे हटके, इससे पीछे कहीं कोई एक और दुनिया है जो कि ये विजिबल वर्ल्ड की तरह की नहीं है, वो एक इंटेलिजेंट वर्ल्ड है, वो एक इंटेलिजेंट वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। उसमें ये सारी चीजें जो हम आज देख रहे हैं, ये चीजें वहां एग्जिस्ट करती हैं, बट इन देयर आइडियल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। आइडियल फॉर्म से मुराद ये कि ये जो मार्कर मेरे पास है, प्लेटो कहता है कि ये मार्कर की इस दुनिया के हिसाब से शेप तो शायद ठीक हो सकती है, बट दिस इज नॉट आइडियल। इसकी आइडियल फॉर्म पीछे कहीं किसी दुनिया में कोई मार्कर होगा, तो वो वहां पे एग्जिस्ट करता होगा वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में, और वो कांस्टेंट वर्ल्ड है। जबकि जो हमारी विजिबल वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड ऑफ चेंज है, ये वर्ल्ड ऑफ वेरिएशन है। कि हमारे पास जो चीजें हम देखते हैं, एवरीथिंग हैज हिज परफेक्ट वर्जन। हम लोग, ये बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हर चीज के, और क्या हमें किस तरह पता चलता है कि एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हम रहते हैं? क्योंकि हमें ये चीजों में कमी नजर आती है, और चीजों में चेंज का मार्जिन हमेशा होता है। जब चेंज का मार्जिन हमेशा होता है, तो फिर प्लेटो ने ये कहा, इफ देयर इज अ मार्जिन ऑफ चेंज, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी चीज की आइडियल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाते, चेंज करते हैं। तो जो वर्ल्ड ऑफ सारी चीजें अपनी परफेक्ट एक्यूरेट प्रिसाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो हमारे पास चीजें, जो हमारे वर्ल्ड की चीजें हैं, ठीक, अब वर्ल्ड है, और वो जो इसी तरह जो स्टेट थी, तो उसने कहा कि ये स्टेट आइडियल स्टेट नहीं है, इस स्टेट में इम्परफेक्ट चीजें हैं। आइडियल स्टेट वो होगी जो यहां से आएगी, जो परफेक्ट वर्ल्ड से आएगी, जो कांस्टेंट होगी। आइडियल स्टेट में रूलर्स परफेक्ट होंगे, मासेस परफेक्ट होंगे, चीजें परफेक्ट होंगी, पीस होगा, लोग एजुकेटेड होंगे, हैप्पीनेस होगी, और उसमें मजीद, ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर आपको प्लेटो की आइडियल स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आइडियल स्टेट पे आपने 3 चीजें उसकी लिखनी है। एक एजुकेशन इन आइडियल स्टेट, एक जस्टिस इन द आइडियल स्टेट, और एक
जल्दी नहीं आ गए काफी आप, मुझे काफी जल्दी नहीं आ गए। सॉरी, फिलोसफर किंग पे क्वेश्चन आता है, मतलब क्या किस तरह का क्वेश्चन आता है? फिलोसफर किंग वो होगा जिसको पता होगा थ्योरी ऑफ जस्टिस में, आप इसको टच करोगे अगर इसको पता होगा कि मैंने, फिलोसफर किंग ये वो होगा जिसको पता होगा कि उसका कौन सा पार्ट डोमिनेंट है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में आएगा। कम्युनिज्म में फिलोसफर किंग वो होगा कि जिसकी ना तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना ही कोई वाइफ होगी, ना ही कोई चिल्ड्रन होंगे। और एजुकेशन में फिलोसफर किंग वो होगा जो इन सारी ट्रेनिंग से गुजर के जाएगा। तो आप इन तीनों को सम अप करके लिखोगे। अगर आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन को समझना है और उसके डायलेक्टिक क्या पूछ रही थी? डायलेक्टिक मेथड का सर हमने पूछा था सर अनम सर डाइलेक्ट्रिक एंड डाइडेक्टिक मेथड, ये सेक्रोटिक Dialectic और मेथड ऑफ टीचिंग है आई थिंक। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। Didactic। मैंने आपको पहला एक बात बताई थी कि दो लोग जब आपस में आर्गुमेंट करते हैं बट वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, वो किसी भी चीज को किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले दे मेक एन आर्ग्यूमेंट, दे मेक सम एनालिसिस। वो मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने खाना खाया, तो आप आगे से मुझे जवाब दो कि सर आपको रोटी पसंद है कि चावल पसंद है। मैं कहूंगा कि आपको क्या पसंद है, तो आप कहोगी कि सर मुझे चावल ज्यादा पसंद है लेकिन मैं रोटी भी खा लेता हूं। मैं कहूंगा मुझे चावल नहीं पसंद, तो रोटी मुझे ज्यादा पसंद है। फिर आप कहोगे कि सर आपको चावल क्यों नहीं पसंद, तो मैं आपको उसकी रीजन बता दूंगा कि उसमें स्टार्च होता है, कोई भी XYZ रीजन होती है। पॉइंट हमने ये एस्टेब्लिश करना था एंड में कि जो चावल होते हैं उनके अंदर स्टार्च ज्यादा होती है और वो आपकी जो प्रोटीन्स हैं उसमें ज्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट वैल्यू ज्यादा होती है, तो मैं ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खाता हूँ। तो अब हम दोनों ने करनी बात यही थी सिर्फ इस बारे में, लेकिन हमने एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स किए और वो आर्ग्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस किए। तो इस मेथड को डायलेक्टिक और सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। कि सुकरात ने ये तरीका बताया था कि अगर आपने किसी को किसी चीज का आंसर देना है ना, तो आप उससे क्वेश्चन ऐसा पूछो कि उसे उसका आंसर मिल जाए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछोगे उसको आंसर भी मिलेगा और मजीद डिबेट भी होगी आगे, यानी कि मजीद आर्गुमेंट भी होगा। तो आपका जो नॉलेज है वो इसी तरह इम्पार्ट होता है आपके अंदर, आप इसी तरह चीजें सीखते हो। ओके, ठीक है, डाइडेक्टिक भी एक यही क्वेश्चन है सर? जी, डाइडेक्टिक भी यही है? डायडेक्टिक इससे उलट है। वो क्या है सर? डायलेक्टिक पूछ रही हो वो तो आप कि क्या डाइलेक्ट्रिक पूछ है रही हो? ना? डायलेक्टिक यही है। हाँ जी, हाँ जी, डाइडेक्टिक, DACTIC। DACTIC, ये तो डेक्टिक है ना? जी, डाई भी है इससे पहले, डाइडेक्टिक। नहीं, ये फिर आप किसके बारे में पूछ रही है, मुझे नहीं आइडिया। डायडेक्टिक तो सिंपल उसको नॉलेज को बोलते हैं कि भाई आपका वो जो तरीका होता है पढ़ाने का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बगैर क्वेश्चन बताए पढ़ा रहा हूँ, सिंपल तरीके से आपको समझा दी एक चीज, तो दिस इज डायडेक्टिक। वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता, वो इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं होता, ये डायडेक्टिक होता है। ओके सर।
आप लोगों ने ये लिखनी है कि व्हाट इज द लेगेसी ऑफ प्लेटो, ठीक है, व्हाट इज द criticism on different philosophical concepts of Plato, ठीक है। लेगेसी में आप लोगों ने क्या लिखना है कि प्लेटो से इंस्पायर होके कौन सी स्टेट्स बनी और कौन से रूलर्स ने इसको बेस बना के, मतलब किस किस को इसने इंस्पायर किया है और कौन कौन सी स्टेट्स प्लेटो के फिलोसफर किंग वाले मॉडल पे, आइडियल स्टेट के मॉडल पे बनी है, और इसकी थ्योरी के ऊपर जो डिफरेंट फिलोसफी है उनके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म किया लोगों ने। ये नेक्स्ट टाइम आप लोग जब लेक्चर में आओगे तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है जी। एरिस्टोटल बताएं अब आपको थोड़ा सा, ये ठीक है, हो गया समझ आ गई। इसको नोट करना है तो कर लो, ऑनलाइन बच्चों ने नोट कर लिया ये। यस सर। व्हाट इज द लेगेसी ऑफ प्लेटो, कि उससे इंस्पायर, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि उससे इंस्पायर हो कि कौन से लोगों ने स्टेट्स बनाई है और कौन से लोगों ने सिस्टम्स को डेवलप किया है, रूल में आए हैं, और क्रिटिसिज्म क्या है डिफरेंट फिलोसफर्स का प्लेटो के कॉन्सेप्ट पे। सर अब एक क्वेश्चन आया हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का, आंसर 20 मार्क्स क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को इतना हम करेंगे वो 20 मार्क्स का कैसे कवर होगा? जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है उसको जब आपने लिखना स्टार्ट करना है तो पहले आप प्लेटो की थ्योरीज को एक्सप्लेन करोगी, तीनों फॉर्म्स बताओगी, तीनों फॉर्म्स की चीजें बताओगी। आपसे वो 6 मार्क्स में 6 पेजेस का नहीं भी होता, 4-5 पेजेस जितना भी होता है उतना आप लिख दो बस। ओके हो गया। और सर एक क्वेश्चन साइलेंट फीचर्स ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक है। हाँ, तो फीचर्स ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक में एजुकेशन कैसी होगी, जस्टिस कैसा होगा, कम्युनिज्म कैसा सब होगा, आएगा। ये सब आएगा। अगर साइलेंट फीचर्स, Okay. सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक है तो वही 3 चीजें, एजुकेशन, जस्टिस और कम्युनिज्म। बिल्कुल ठीक है। मिस्टर पेड़ मारनी है तेरे। ये बताओ यार वो मेरे सायरा आपका माइक ऑन है, आप काइंडली ऑफ कर लेंगी। अनम आप भी अपना माइक ऑफ कर लो। क्लियर है जी? एरिस्टोटल सेकंड फिलोसफर है एंड आल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और इसका मेजर जो फोकस था वो था पॉलिटिकल वर्च्यू पे। एरिस्टोटल स्टूडेंट था प्लेटो का, और सबसे ज्यादा एतराजात थे, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया हुआ है प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स पे वो एरिस्टोटल ने ही किया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इज इट करेक्ट दैट प्लेटो दैट एरिस्टोटल इज या एरिस्टोटल वाज एन डिसोबीडिएंट स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, इस तरह का क्वेश्चन आता है। एरिस्टोटल ने मेन जो फिलॉसफी दी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स।
और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किन असूलों के तहत की गई थी, यानी कि प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन की गई या क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया था नंबर ऑफ पीपल who exercise political power और दूसरी चीज है द एंड्स दे सीक टू मीट। एंड दे सीक टू मीट का मतलब है कि क्या वो इसको सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं या कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, कि वो अपना फायदा देख रहे हैं या लोगों का फायदा देख रहे हैं। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने स्टेट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, कितनी काइंड्स की स्टेट बताई प्लेटो ने जो क्लासिफिकेशन की? 6 टाइप्स। और इसमें जो मेजर 2 बड़े टाइप्स थी वो नॉर्मल स्टेट और परवर्टेड स्टेट। कि नॉर्मल स्टेट जो कि बिल्कुल ठीक हो, जिसके अंदर जो रूलर्स का काम है दे आर एम्ड एट द गुड ऑफ द कॉमन पीपल। और जो परवर्टेड स्टेट है, जब स्टेट सेल्फिश हो जाए, जब स्टेट लोगों के इंटरेस्ट से अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखने लग जाए, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम ना करे, तो उसे उसने कहा कि वो एक परवर्टेड स्टेट है। ठीक है, ये चीज नोट कर ली। अब ये करो, मैंने इसको इरेज करके एक टेबल सा बनाना है। सर ये द एंड दे सीक टू मीट वाला पॉइंट अगेन रिपीट कर दें। स्टेट को जब उसने बनाया तो उसमें 2 तरह की चीजों के ऊपर, 2 प्रिंसिपल्स, 2 असूलों के ऊपर स्टेट को क्लासिफाई किया। पहला असूल ये था कि कितने लोग, एक बंदा होगा, थोड़े से बंदे होंगे या काफी सारे बंदे होंगे। जी इकरा आप ठीक कह रही है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। वैसे प्लेटो से ज्यादा सोक्रेटिस को भी बोलते हैं साथ साथ, लेकिन एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैंने वही लिखा है। सॉरी, हाँ आप ठीक कह रही हो, मैंने ये गलत लिख दिया। थैंक यू इकरा। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो प्लेटो ने दी थी, क्योंकि फिलॉसफी के अंदर बहुत सारी चीजें इमेजिनरी होती हैं, बहुत सारी चीजें फॉर द सेक ऑफ इट हमें समझनी पड़ती है। एरिस्टोटल जब आया तो एरिस्टोटल ने उन्हीं आइडियाज को प्रेजेंट किया या उन्हीं आइडियाज को वैलिडेट किया कि जिनकी साइंटिफिक बैकिंग थी, जो साइंस के असूलों पे पूरे उतरते थे। ठीक है, ये आप लोगों ने मैं आपको ये बता रहा था कि पहला प्रिंसिपल ये कि नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज द पॉलिटिकल पावर, के कितने लोग होंगे जो कि स्टेट को रन करेंगे। और दूसरी चीज क्या, कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं उससे, वो उससे अपना कोई इंटरेस्ट अचीव करना चाहते हैं या वो लोगों की भलाई चाहते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते हैं। और इस बेसिस पे उसने कहा कि 2 तरह की स्टेट्स बन सकती है, एक नॉर्मल स्टेट्स बन सकती है और एक परवर्टेड स्टेट। नॉर्मल स्टेट वो है कि जब स्टेट काम करे कलेक्टिव गुड के लिए, लोगों के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम ना करे। और जब स्टेट सेल्फिश हो जाए तो वो परवर्टेड स्टेट हो जाती है। क्लियर हो गए? यस सर। ये मिटा दो। यस सर।
अब इस बात को समझें कि इफ अ स्टेट इज रूल्ड बाय वन पर्सन, ठीक है, कोई एक बंदा है जो लीडर है, अगर वो मोनार्की है तो वो एक नॉर्मल स्टेट है, और अगर वो टिरनी है तो वो एक परवर्टेड स्टेट है। अभी मैं बताता हूँ कि ये कैसे बनती है। उसके बाद थोड़े से लोग आते हैं, और अगर वो कलेक्टिव गुड के लिए काम करती है तो वो एरिस्टोक्रेसी है, और अगर वो कलेक्टिव गुड के लिए काम नहीं करती, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है, तो वो ओलिगार्की है। अगर काफी सारे लोग आते हैं और वो अच्छा काम करती है, स्टेट लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करती है, उनके इंडिकेटर्स बेहतर होता है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, इट इज अ पॉलिटी। और अगर येट अगेन स्टेट सेल्फ इंटरेस्ट को प्रेफर करती है, सेल्फिश हो जाती है, तो इट इज अ डेमोक्रेसी। अभी ये डेमोक्रेसी से परेशान नहीं होना कि डेमोक्रेसी को हम आज तो बड़ी इज्जत है हमारे दिल में, नजर में, तो ये क्या थी उस टाइम की डेमोक्रेसी, आज की डेमोक्रेसी से डिफरेंट है। अब होता क्या है कि जी सोसाइटी में एनार्की है, कोई ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास रूल्स नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है डिलीवर करने के लिए, तो एक बंदा कोई उसमें से निकलता है, एंड दैट पर्सन इज अ मोनार्क, रूलर या किंग। और वो आता है, वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। He brings order to the society, और लोगों को बेहतर एक जिंदगी मिलना स्टार्ट हो जाती है, and the state start performing as a normal state. तो this system was named as monarchy, और जो स्टेट वो होगी वो नॉर्मल स्टेट होगी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम जब गुजरता है, मोनार्क क्या हो सकता है, कोई अगले बच्चे हों, आगे वो आए रूलर बने, तो जिस तरह मोनार्क काम कर रहा था अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, हो सकता है कि जो उसका सक्सेसर हो वो उस तरह से काम ना करे, जो उसके बाद आने वाला बंदा हो उस तरह से काम ना करे, और वही एक बंदा लोगों के लिए जिंदगी को मुश्किल कर दे। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मुश्किल हो जाए, गरीब और अमीर के लिए लॉ डिफरेंट हो जाए, तो वही जो मोनार्की है वो कन्वर्ट हो जाती है एक परवर्टेड स्टेट में, जिसको हमने कहा टिरनी। अब जब टिरनी होती है, फिर येट अगेन हम कहते हैं कि एक बंदे को हमने जो रूल दिया था वो गलत है, हम थोड़े से एक कमेटी बनाते हैं, थोड़े से बंदों को इकट्ठा करते हैं और उनको कहते हैं कि आप हम पे रूल करो। वो थोड़े से बंदे आते हैं, वो रूल करना स्टार्ट करते हैं, और वो फॉर्म उसने कहा कि एरिस्टोक्रेसी है, कि जिस और लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, लोगों के माशी इस्तेकाम के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए वो काम करती है। येट अगेन अगर वो थोड़े से लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाए, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने लग जाए, तो वो एरिस्टोक्रेसी कन्वर्ट हो जाती है ओलिगार्की में। जब ओलिगार्की आती है, इसके बाद फिर आइडिया ये आता है कि थोड़े से नहीं, ज्यादा सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग, ज्यादा सारे लोगों को पावर में लाया जाए, ताकि ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है इसको खत्म किया जा सके। तो वो जो ओलिगार्की है वहां से हम उठे और हमने कहा कि रूल ऑफ मैनी की तरफ जाते हैं, ज्यादा लोगों को चांस देते हैं, और ये सारे की सारी जब टिरनी से एरिस्टोक्रेसी की तरफ हम आए तो तब भी रिवोल्ट आया या रेवोल्यूशन आया, और जब ओलिगार्की से आप पॉलिटी की तरफ आते हो तब भी रिवोल्ट आता है, पॉपुलर रिवोल्ट। लोग इस चीज को नहीं मानते, लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट होती है कि हमारी जिंदगी, आप किसी भी इलेक्टेड लीडर को क्यों चुनते हो? अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, कि वो आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सके। अब जब ओलिगार्की से ज्यादा सारे लोगों को पावर दी, तो उन्होंने शुरू में अगर अच्छा परफॉर्म किया और सही परफॉर्म किया, तो उस स्टेट को एरिस्टोटल ने बोला पॉलिटी। और जब वही लोग टिरेनिकल हो गए और उन लोगों ने गलत डिसीजन लेना शुरू कर दिए, लोगों को डिलीवर नहीं किया, तो वही पॉलिटी कन्वर्ट हो गई डेमोक्रेसी में। इस बात को याद रखना है कि उस टाइम पे जो एथेंस में डेमोक्रेसी थी
वो कि उसमें मॉब रूल हुआ करता था, लोगों के पास, सबके पास पावर होती थी टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिसी। हर लॉ पे वोट करने की पावर लोगों के पास होती थी। तो हम जिस डेमोक्रेसी की आज बात करते हैं और जिसको बेहतर और अच्छा समझते हैं, वो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऐसी जमहूरियत जो कि नुमाइंदों के साथ चलती है। इस तरह हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, डेमोक्रेसी वाज द वर्ड, लेकिन ये वाली डेमोक्रेसी। तो इन बेसिस पे प्लेटो ने कहा कि ये 6 क्लासिफिकेशन या 6 तरह की स्टेट्स हो सकती हैं, जो कि डिफरेंट हालात में, डिफरेंट लोगों के डिसीजन से, डिफरेंट सोशल सेटअप से बनती है। सर उसने किस बेसिस पर डेमोक्रेसी को वर्स्ट कहा? मींस जिस तरह प्लेटो के पीछे एक बैकग्राउंड था उसका ये सब कहने का, तो ऐसा कोई स्टोरी इसकी भी है एरिस्टोटल की? एरिस्टोटल ने बेसिकली देखा था डेमोक्रेसी को, एक तो वो येट अगेन अपने टीचर की जो डेमोक्रेसी थी वो वीक थी, उसमें लोग गलत डिसीजंस लेते होते थे और हर किसी के पास, चाहे वो ठीक है या गलत है, चाहे वो उस चीज के लिए अहल है कि नहीं है, तो वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेता। तो प्लेटो कहता था कि ऐसी, अब ये इस तरह की डेमोक्रेसी, मैंने आपको तो बताया ना कि हमारी तरह की नहीं थी, डायरेक्ट थी, तो उसमें जितने ज्यादा एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उतने इश्यूज भी ज्यादा होंगे और उनको इलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया भी डिफाइन नहीं था। तो इस वजह से एरिस्टोटल वाज नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, जो उस टाइम की एथेंस की डेमोक्रेसी थी। ओके ओके सर। जी, क्वेश्चन इसके बारे में कोई? नहीं समझ नहीं आई या क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे? सर एक्सक्यूज मी, 1 मिनट रुकना आप प्लीज। ऑनलाइन कोई बच्चा, जी आप सर ये काइंडली 1 पर्सन और साइम 1 मिनट सबर करो ना भाई। हाँ जी, 1 पर्सन क्या आप कह रही हो? देखो अगर रूल 1 पर्सन का है और वो, मैंने बताया था कि नॉर्मल स्टेट कौन सी होती है, जो कलेक्टिव गुड के लिए काम करे। तो अगर एक बंदा कलेक्टिव गुड के लिए काम कर रहा है तो वो नॉर्मल स्टेट है, और वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है या स्टेट कौन सी है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की। अगर वो बंदा कलेक्टिव गुड के लिए काम नहीं कर रहा, एक ही बंदा है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो परवर्टेड स्टेट है और सिस्टम क्या है? टिरेनी। समझ आ गई? इसी तरह थोड़े से लोग हैं और वो कलेक्टिव गुड के लिए काम कर रहे हैं, तो सिस्टम है एरिस्टोक्रेसी। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ओलिगार्की। फिर रिवोल्ट आएगा, ज्यादा सारे लोग हैं कलेक्टिव गुड के लिए काम कर रहे हैं, पॉलिटी अगर नहीं कर रहे तो किस चीज के पीछे भाई? जो क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल, इसका पूछ रहे हो, इसकी क्या वजह, इसने क्यों की थी? जो क्रिटिसिज्म है प्लेटो का, उसके आंसर में प्लेटो, एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन की थी, बिकॉज
प्लेटो ने जस्ट एक ही टाइप की स्टेट बताई थी और वो थी आइडियल स्टेट, जबकि एरिस्टोटल ने सारे स्पेक्ट्रम को बढ़ाया और उसने कहा कि एक तरह की स्टेट नहीं होती, ज्यादा तरह की स्टेट होती है। इट डिपेंड्स के येट अगेन कितने लोग इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में और वो पर्पस क्या है उनका, लोगों की बेहतरी चाहते हैं या अपनी बेहतरी चाहते हैं। ये रीजन थी एरिस्टोटल की इतनी सारी क्लासिफिकेशन करने की, क्योंकि उसने बताया कि अगर इतने लोग हैं, कम लोग हैं, एक बंदा है मोनार्की है, एक बंदा नहीं काम कर पा रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा, टिरेनी है, थोड़े से लोग हैं तो एरिस्टोक्रेसी है, और अगर थोड़े से लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे तो ओलिगार्की है, ज्यादा लोग हैं डिलीवर कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, पॉलिटी है, नहीं बेहतरी के लिए काम कर पा रहे तो इट इज अ डेमोक्रेसी। क्लियर? और बस, अच्छा जी, आप लोगों ने एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है प्लेटो वर्सेस एरिस्टोटल के डिफरेंसेस क्या थे दोनों की फिलॉसफी में, differences between the philosophy of Plato and Aristotle। ये अब आपके टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी पूछे। सर, जैसे आपने ये ड्रॉ किया है, इसके ऊपर कॉलम्स बनाए हैं, तो क्या जी हम जी पेपर में भी इस तरह के कॉलम्स बना के नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपको करना ही इस तरह चाहिए। ओके सर। थैंक यू। और हाँ, ये वो लास्ट उसका यही है ना कि ये साइकिल रिपीट हो जाएगा कि अब जब डेमोक्रेसी परवर्टेड स्टेट आ गई है तो अब इसके बाद क्या है कि ये साइकिल इधर से फिर हम कहेंगे कि सोसाइटी में फिर पहले हमने बताया कि क्या थी, एनार्की, तो ये स्टेट ऑफ एनार्की यहीं से स्टार्ट होती है। तो वो कहता है कि एक विशियस साइकिल है जिसमें चलते रहना है, और फिर कोई एक बंदा आएगा डिलीवर करेगा, मोनार्की नहीं डिलीवर कर पाएगा तो टिरेनी, फिर आएंगे कुछ लोग, एरिस्टोक्रेसी नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो ओलिगार्की, फिर कुछ ज्यादा लोग आएंगे तो पॉलिटी नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो डेमोक्रेसी, और जेट अगेन फिर सर्कल चल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मैंने प्लेटो के दिए कि उसकी लेगेसी, और उसकी दूसरी चीज क्या बताइए, क्रिटिसिज्म। इसमें प्लेटो वर्सेस एरिस्टोटल, लेकिन आपने लेगेसी और क्रिटिसिज्म इसका भी अपने लिए तैयार करना है, क्योंकि क्रिटिकली एनालिसिस ही आएगा आपको थ्योरी के ऊपर। ठीक है, कोई बात, कोई सवाल, कोई चीज? डू डरमन, अब इसमें जो जो पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, नोट्स जैसे बनाते होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, वैसे ही जो जो बुलेट पॉइंट्स है बस वो बनाते जाए। रजिस्टर एक प्रॉपर पूरा लेके एरिस्टोटल के को 5-6 सफों के नोट्स बनेंगे, उसकी सारी थ्योरीज के छोटे छोटे, एक थ्योरी को 2 पेजेस पे लिखते जाएं, बस इंपॉर्टेंट बातें, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स। अगर बुक, लेकिन बुक आप कहाँ तक रिवाइज करेंगे, वो नोट्स के बाद हमें छोटे नोट्स भी तो बनाने पेपर्स के लिए, तो नोट्स मेरा ख्याल है कि बनाना एक बेहतर आइडिया होता है अगर आपने पेपर्स में रिवीजन करनी है तो। ठीक है, ऑनलाइन किसी का और कोई क्वेश्चन है? सर, हम अरिस्टोटल को भी फर्दर पढ़ेंगे या ये आज कंप्लीट हो गया है? एरिस्टोटल की मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो यही इंपॉर्टेंट थी, तो बाकी इसमें कोई मजीद चीज होगी तो आप वो जूड हरमन को कंसल्ट कीजिएगा, जूड हरमन और जो अली नकवी है, उसमें कोई मजीद चीजें हैं तो आप वो उनको देखिए।
लेकिन मेनली इसकी जो थ्योरी पूछी जाती है, जो इम्पोर्टेंट है, वो यही है। अनम, आपको आवाज आ रही है? अनम, आपको आवाज आ रही है? ओके जी।